आज शाम को यह ऐलान कर दिया जाएगा। 4 बजे आज बिहार चुनाव का ऐलान होने जा रहा है। ये सबसे लेटेस्ट अपडेट इस वक्त का, जहां चुनाव आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताने जा रहा है कि कब, कैसे, कितने समय में यह चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। देखिए 22 नवंबर से पहले चुनाव की प्रक्रिया को पूरा करना है। ऐसे में सभी दलों की मांग है कि छठ के बाद ही चुनाव की जो तारीखें हैं वो होनी चाहिए। 2020 के अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें तो लगातार ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझा रहे हैं कि किस दल को कितनी सीटें मिली थी, कैसा प्रदर्शन रहा था। महागठबंधन में देखिए अभी कोई चेहरा है नहीं, लेकिन तेजस्वी यादव की अगर बात की जाए, चूंकि सीएम फेस पर अभी भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है महागठबंधन पर, लेकिन 2020 में 110 सीटों पर प्रदर्शन जरूर करते हुए नजर आए थे। वहीं एनडीए में अभी सब कुछ स्पष्ट हो चुका है, बस बाकी है तो सीटों का बंटवारा, और जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। हालांकि चेहरा उनका फिक्स है, नीतीश के ही चेहरे पर एनडीए आगे बढ़ेगा। 125 सीटों पे 2020 में प्रदर्शन किया था, तो वहीं एक बार अन्य। तो ऐसे में ये जो आंकड़ा रहा 2020 के विधानसभा चुनावों के समय, 2025 में अब क्या पलटी मारता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल इसीलिए भी है क्योंकि अब की बार जो सबको चुनाव लड़वाते थे, जो मास्टरमाइंड होते थे इन तमाम पार्टीज का, जिन्होंने चुनाव को कड़-कड़ से देखा है, कड़-कड़ से जाना है, वो अब की बार खुद चुनावी मैदान में उतरते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशांत किशोर, जनसुराज पार्टी। वहीं दूसरी तरफ सीमांचल का भी चेहरा बनने की पूरी कोशिश एआईएमआईएम की रहेगी। तो चलिए लगातार हम चर्चा कर ही रहे हैं, और 4 बजे से पहले देखिए हर किसी की धड़कन तेज है। हमारे साथ में कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया बेलारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आप दोनों का बहुत स्वागत है। नीरज चंद्रमोहन भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, अरुण भी हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले चंद्रमोहन, अपडेट आपके पास क्या है? आपका रुख करूंगी। बिल्कुल, देखिए अभी हम जहां पहुंचे हैं वहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बस पहुंच रहे हैं, और यहां पर मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन होने वाला है। 3 स्टेशनों का ये उद्घाटन हो रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद बस टर्मिनल से चढ़कर और यहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद उतरेंगे। हो सकता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ यहाँ पर बात भी करें मीडिया कर्मियों से। आज चुनाव के तारीखों का ऐलान होने जा रहा है, और ऐसे में कुछ ही वक्त बचा हुआ है, जब कुछ ही देर में जो भी उद्घाटन होना है, शिलान्यास होना है, वो आज हो जाए। और 3 बजे के बाद कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि 4 बजे आज चुनाव के तारीखों का ऐलान होना है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 2 से 3 चरणों में ये चुनाव हो सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग की जब यहाँ पर बैठक हुई थी उस समय तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से राय ली गई थी, और इन पॉलिटिकल पार्टियों ने भी कहा था कि 1 से 2 चरणों में चुनाव होना चाहिए, और अगर जरूरत पड़ी तो 3 चरणों में चुनाव हो। तो चुनाव आयोग 2 दिनों तक जो पटना में बैठक किया था, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टी के नेता वहां पर पहुंचे थे, अपने सुझावों को दिए थे, साथ ही अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी। चुनाव में क्या तैयारियां की गई है, किस किस तरह की तैयारियां की जानी है, इसको लेकर रिव्यू मीटिंग किया गया। और उसके बाद कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग ने भी साफ तौर पर यह कहा था कि चुनाव आयोग की तरफ से तैयारियां पूरी की जा चुकी है, और 3 बजे की फ्लाइट से वो वापस लौटे। और साफ तौर पर यह माना जा रहा था कि चुनाव आयोग की टीम जब वापस जाएगी उसके बाद कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। तो अब जो देखिए घड़ी आ गई है, जब चुनाव आचार संहिता का तारीखों के बाद में ऐलान हो जाएगा, ये लागू हो जाएगी, तो उसके बाद में तो ये उद्घाटन संभव नहीं है। कन्हैया जी, एक छोटा रिएक्शन, क्योंकि जाते जाते नीतीश जी ये चेहरा दिखा गए हैं पटना को मेट्रो का, अब दोबारा आएंगे तो और भी ज्यादा मिठाइयां लेकर आएंगे, ये वादा किए जा सकते हैं नीतीश जी? हाँ, मिठाइयां लेकर क्या है, दोबारा वो आने वाले थोड़ा है। अब तो भाजपा की सरकार बनेगी, भाजपा की सरकार बनेगी ना, अब कहाँ आने वाले हैं। अब तो भाजपा बनाएगी सरकार, भाजपा वही रणनीति बना रही है। इनको हटाना है, उनको लाना है, इसीलिए कहा ये भाजपा ने एक बार जी, लेकिन पहले से भाजपा ने एक बार भी नहीं कहा दे रही थी, लेकिन आप तो एक ही चेहरा आगे किए जा रहे हैं। नहीं, ये कहाँ कहा गया है। अमित शाह ने कहा कि चुनाव के बाद यही मुख्यमंत्री होंगे, ये तो कहा नहीं है। चलिए, मुख्यमंत्री पर एक मोहर नहीं लगाई है, लेकिन चेहरा तो आगे किया ही जा रहा है। चलिए मैं लौटूंगी, क्योंकि आज देखिए बेहद महत्वपूर्ण दिन है, और चुनावों की जो तारीखों का ऐलान होना है वो दिल्ली से होना है। ऐसे नीरज, आपका रुख करूंगी। 4 बजे ये बैठक होनी है, 4 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, ऐलान संभव है। दिल्ली में क्या तैयारी, क्या माहौल?
देखिए, ऐलान संभव नहीं, सुनिश्चित है आज 4 बजे चुनाव आयोग की तरफ से आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। जरूर 4 बजे से पहले चुनाव आयोग की तरफ से एक रिचुअल्स मीटिंग जरूर होती है, तीनों मुख्य चुनाव आयुक्त एक साथ बैठते हैं, चर्चा करते हैं, लेकिन पूरा शेड्यूल जो है वो तैयार है। देखिए, कल ही चुनाव आयोग की टीम जो है, कुछ अधिकारी तो आज भी लौटे, आज सुबह में लौटे हैं जो हमें जानकारी मिली है। तो ये इस बात की उम्मीद पहले से थी कि लौटने के बाद कभी भी घोषणा हो सकती है, लेकिन इस बात की गुंजाइश थी कि हो सकता है 6 तारीख को चुनाव आयोग जो है पहले समीक्षा करे और 7 या 8 को चुनाव आयोग घोषणा करे। लेकिन चुनाव आयोग ने तय किया कि आज ही समीक्षा करके, और कल जो बैठक हुई थी उसके बाद तीनों चुनाव आयुक्तों की बातचीत हुई और उसके बाद तीनों ने तय किया कि आज ही शाम को 4 बजे घोषणा कर दी जाएगी। बार बार बता रहा हूं कि 2 से 3 चरणों में ये मतदान होगा। चुनाव आयोग ने पहले हिंट भी दिया है, राजनीतिक दलों खासकर जेडीयू की तरफ से मांग की गई कि एक चरण में हो, लेकिन एक चरण में बिहार में विधानसभा चुनाव की गुंजाइश बिल्कुल कम है, क्योंकि पिछली बार आपको याद होगा 2020 में चुनाव आयोग ने 3 चरणों में मतदान कोविड की वजह से कराया था। उसके पहले बिहार में 5, 6, 4 चरणों में मतदान होता था। तो चुनाव आयोग के लिए इस बार चुनौती थोड़ी अधिक है, क्योंकि राजनीतिक दलों की तरफ से सवाल उठाए गए हैं। लेकिन आज 4 बजे इस बात का ऐलान हो जाएगा और उसी के साथ चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। नीतीश कुमार अब से थोड़ी देर बाद जो उद्घाटन करेंगे वो 4 बजे से पहले ही आपको इस तरह के तमाम सरकारी कार्यक्रमों क्योंकि जो ये सारी सौगातें हैं अब उसके लिए टाइमलाइन खत्म हो चुकी है। मैं लौटूंगी, हर्षवर्धन जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हर्षवर्धन जी, देखिए, सरकार की तरफ से तो अब कोई घोषणा नहीं की जाएगी, कोई सौगात नहीं दी जाएगी, लेकिन सभी दलों की इकट्ठा मांग थी कि छठ के बाद ये होने चाहिए चुनाव, मतदान छठ के बाद होने चाहिए। छठ का जो पर्व है पूरा भुनाने की कोशिश। देखिए शिवांगी, सबसे पहले तो आप क्या चाह रही हैं अब और कितना सरकार से दिलवाना चाह रही हैं? चुनाव के नजदीक आके झोला तो खोल दिया, बोरा भर भर के तो जितना देना था दे दिया। अब और क्या चाह रही हैं कि बजट पूरा अभी इसी 1 महीने में एलोकेट कर दे? मुझे लगता है कि जितना इस बार नीतीश कुमार की सरकार या नीतीश और बीजेपी की सरकार ने अपना खजाना खोला है चुनाव के ठीक पहले, इतना कभी नहीं खोला था। ठीक है, केंद्र सरकार योजनाएं लाती है, वो सब कुछ हुआ, और मेट्रो भी देखिए 3 स्टेशन की मेट्रो है, इसको समझिए। हालांकि पटना के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन सिर्फ 3 स्टेशन की मेट्रो, मुझे तो नहीं याद है कि कोई मेट्रो देश में 3 स्टेशन की रही हो और उसका लोकार्पण या उद्घाटन कर दिया गया। अब मूल जो बात है, जो अभी चुनाव आयोग की तारीखों पर है, एक तो चुनाव आयोग सभी दलों से जो कहेंगे उनको स्वीकार करना ही पड़ेगा। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता, जब देश 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करता है, जब चुनाव आयुक्त कहते हैं कि हम बड़ी तकनीक के लिहाज से, हर लिहाज से एडवांस हो गए, तो 1 या अधिकतम 2, इससे ज्यादा चरण किसी एक राज्य में क्यों होना चाहिए? पहली बात तो मेरा मानना है कि एक ही चरण में होना चाहिए, इतना बड़ा भी राज्य नहीं है। और अगर एक राज्य को आप इतना बड़ा कह देंगे तो फिर देश में क्या करेंगे? मुझे लगता है कि अधिकतम या एक या अधिकतम 2 चरणों में चुनाव होना चाहिए। हमें 1 चरण की तरफ बढ़ना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ये अभी जिस तरह की रणनीतिक स्थिति है उसमें प्रत्याशी के तौर पर उसका कोई मतलब नहीं रह गया है। दोनों तरफ से बहुत साफ साफ दिख रहा है कि ये चुनाव बीजेपी बनाम आरजेडी है, इसके अलावा सब कुछ उसके इर्द गिर्द है। आप ध्रुव की बात करेंगे, धुरी की बात करेंगे, तो बीजेपी बनाम आरजेडी का चुनाव, उनके अगल बगल जिसके कील कांटे दुरुस्त होंगे, जो अच्छे से समीकरण बिठाएगा, उसकी भी थोड़ी भूमिका हो जाएगी। लेकिन चुनाव इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द है, इसमें कोई भ्रम किसी को नहीं होना चाहिए। ठीक है हर्षवर्धन जी, मैं लौट रही हूं, क्योंकि जेडीयू की कितनी भूमिका रहती है कि वाकई में चेहरे पर जो मोहर लगाई जाने की बात कही जा रही है। मैं संजय जी से भी रिएक्शन लूंगी। संजय सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। संजय जी, ये जो चुनाव देखा जा रहा है, वाकई में देखिए सीसी की तरफ से तो अपनी 5 बड़ी बातें कह दी गई हैं, लेकिन इन दलों के लिए वो कौन सी अब बड़ी बातें रहने वाली हैं, और ये चुनाव वाकई में किन फैक्टर्स पर डोलता हुआ नजर आएगा? देखिए, अब तो चुनाव का ऐलान आज हो जाएगा। इसके पहले जो हम लोगों ने देखा वो तमाम मुद्दे भटकते रहे। एसआईआर को एक प्रोमिनेंट मुद्दा आरजेडी और कांग्रेस ने बनाया, उसके पहले बेरोजगारी की बात हुई थी। मूल रूप से अब जो चुनाव आएगा तो ये तमाम जो बातें चल रही थी इसमें कुछ आगे बढ़ेंगी और बाकी सारे मुद्दे गौन हो जाएंगे। एक सबसे बड़ा मुद्दा जो विपक्ष ने उठाया था वो मुद्दा बिल्कुल गौन हो जाएगा, जो एसआईआर का मुद्दा था वो मुद्दा गौन हो जाएगा। तो ये मेरे ख्याल में ये एडवांटेज एक होगा बीजेपी के लिए, जिस मुद्दे को वो लगातार अपनी बात कहते रहे हैं और इलेक्शन कमीशन उस पर काफी कल वो बातें कह गए। तो पहला मुद्दा उनका वो खत्म हो जाता है। दूसरा मुद्दा आएगा वेलफेयर का। जो वेलफेयर, इधर आप देखें प्रधानमंत्री मोदी के कितने दौरे हुए और हर बार जाकर के बिहार में एक सौगात पहुंचाई उन्होंने। आज नीतीश कुमार, आज लास्ट एक इंसिडेंटल है,
कि अभी उनका एक मेट्रो का लोकार्पण हो जाएगा। अगर आप पटना की दृष्टि से देखें तो मेट्रो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है लोगों के नजरिए से। एक क्योंकि मेट्रो अगर जब दिल्ली में भी आया था तो आपको एक बहुत बड़ा फील गुड देता था, पटना में वही स्थिति है। बिहार बदला है इतने सालों में, इसमें कोई संदेह नहीं है, पिछले सालों में बिहार काफी बदला है। अब जो बात बचेगी वोटर के नजरिए से देखिएगा तो वो होगी विश्वसनीयता की, कि कौन हमें किस तरह की डिलीवरी करने का ट्रैक रिकॉर्ड है, कौन किस तरह की डिलीवरी किया है और किसको आगे लेकर के जा सकता है। वहां मुझे लगता है कि फिर जाकर के उनको एक एडवांटेज यहाँ पे आएगा एनडीए को। ठीक है, मैं लौटूंगी। संजय जी हमारे साथ, अरुण भी हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण जी, अगर देखिए बिहार के चुनावी माहौल की बात की जाए, आप लगातार फील्ड पे बने हुए हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। एक कोइंसिडेंटल तो आज चीज हो रही है कि पटना में मेट्रो का भी उद्घाटन किया जा रहा है नीतीश जी द्वारा, और आज ही अब चुनावों की तारीखों का ऐलान होता है। कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट, आपको क्या लग रहा है, अब क्या माहौल बना हुआ है बिहार में, चुनावी माहौल? देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं कि नीतीश कुमार का जो चेहरा है वो गुड गवर्नेंस का, करप्शन फ्री एक प्रशासन देने का, सड़कों का जाल बिछाने का, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने का और पुलिस तंत्र को सक्रिय करने की उनकी एक तरह से इमेज रही है। लेकिन जिस तरह से वो पाला बदल के कभी इधर कभी उधर जाते रहे हैं, उनकी साख पर भी बट्टा लगा, इस बात में भी कोई दो राय नहीं है। और पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से उन्होंने मंच पर या फिर बैठकों में जिस तरह का व्यवहार किया, उससे भी उनके स्वास्थ्य पर सवाल खड़े हुए हैं। लेकिन महागठबंधन की अगर आप बात करिए, और यहाँ पर बिहार में जो चुनाव है वो सिर्फ इमोशन से नहीं होता है, वो जातीय जनगणना के बाद जिस तरह से उभार हुआ है जातियों का, और जाति सच्चाई वहां की रही है शुरू से और अब भी है और अब कहीं ज्यादा है, तो ये आंकड़े के हिसाब से होता है, मैथमेटिक्स के हिसाब से होता है। दोनों को पता है कि उनके पास कितने वोट हैं, और 12,000 वोटों का ही तो अंतर था 2020 में दोनों के बीच, यानी एनडीए और महागठबंधन के बीच। इसलिए लड़ाई बहुत कठिन है, बहुत टफ है, और इसीलिए आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल होने के बावजूद उन्होंने नीतीश कुमार को अब तक उसी चेहरे को जिसकी मैं बात कर रहा हूं, और चूंकि वो अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने के सहयोगी रहे हैं, तो इस तरह से उनकी इज्जत भी बीजेपी करती रही। लेकिन ये चुनाव के बाद भी क्या रहेगी, जिसकी तरफ शक्ति सिंह इशारा कर रहे थे, वो बड़ा सवाल है। जहां तक सवाल दोनों गठबंधनों के बीच का है, देखिए दोनों गठबंधनों में लड़ाई बहुत ही जबरदस्त है। किसकी तरफ जाएगा, जो आखिरी समय तक मैनेजमेंट ठीक कर लेगा, जो जातियों का गणित ठीक बैठा लेगा। मुकेश सहनी पर भी नजर सबकी होगी, जनसुराज पर भी होगी, क्योंकि मुकेश सहनी पिछली बार एनडीए के साथ थे, इस बार वो आरजेडी के साथ आ गए हैं, महागठबंधन के साथ आ गए हैं। साथ ही साथ दूसरी देखने वाली बात होगी, जनसुराज किसको ज्यादा डेंट पहुंचाते हैं। प्रशांत किशोर क्या भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के वोट को ज्यादा काटते हैं या महागठबंधन के वोट को ज्यादा काटते हैं, वो भी एक बड़ी भूमिका उनकी साबित होगी। वो चुनाव जीते न जीते, हालांकि वो तो दावा कर रहे हैं हम जीतेंगे, लेकिन हराने में वो कई सीटों पर सक्षम होंगे। इन सब बातों को लेकर के देखिए, चुनाव तो आखिरी के 24-48 घंटे का होता है, जिसका बूथ पे बढ़िया मैनेजमेंट होगा, लोगों तक पहुंच होगी, उसको ही जीत मिलेगी। और मैं लौटूंगी। देखिए अब जैसे जैसे समय कम हो रहा है, 4 बजने वाले हैं, उसके पहले पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आने शुरू हो गए हैं। देखिए आरजेडी के हमले का जवाब भी दिया जा रहा है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी, उनकी तरफ से कुछ कहा गया है, उन्होंने तेजस्वी पर निशाना साधा है। उनकी तरफ से कहा गया कि तेजस्वी मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। कल तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सत्ता बदलने वाली है बिहार में। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में तेजस्वी जी को कौन रोकेगा। बिहार में ये डबल इंजन की निकम्मी नकारा खटारा नीतीश सरकार की विदाई तय है। बिहार की जनता ने मन बना लिया है, बदलाव का बहार बिहार में है। तेजस्वी सरकार आने वाली है और नीतीश सरकार जाने वाली है। ये बिहार की 14 करोड़ जनता के मूड और मिजाज से दिख रहा है, पता चल रहा है। अब आदरणीय नीतीश कुमार जी से बिहार नहीं संभल रहा, पूरी तरह से अचेत अवस्था में हैं। अब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने की स्थिति में नहीं हैं, उनको रिमोट से चलाया जा रहा है। प्रायः सभी महागठबंधन की पार्टियां पूरी तैयारी है, बूथ लेवल वर्कर से लेके विलेज लेवल वर्कर तक सब तैयार है चुनाव के लिए और महागठबंधन के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए। सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग मिले हैं, मेरे पार्टी के भी रिप्रेजेंटेटिव उनसे मिले हैं, अध्यक्ष खुद ही गए थे, तो उसमें नई बात कुछ नहीं कहनी है।
तो देखिए ये पॉलिटिकल रिएक्शंस तो सामने आ रहे हैं। हर्षवर्धन जी, अगर तेजस्वी की बात की जाए तो लगातार वो कटाक्ष करते आए हैं एनडीए के ऊपर और स्पेसिफिक नीतीश टारगेटेड बयान देते आए हैं। अभी हाल फिलहाल में भी उनका आया है कि भाई मानसिक स्थिति ठीक नहीं है नीतीश कुमार की, कि कभी हाथ जोड़ रहे हैं मंच पर, क्या बर्ताव कर रहे हैं, टेक लगा रहे हैं। तब ऐसे में ये जो पूरा रहेगा, क्या ये भी एक मुद्दा रहेगा जो कि महागठबंधन एनडीए के लिए यूज कर सकती है? इसके अगेंस्ट में क्या मुद्दे और खास रहने वाले हैं? देखिए शिवांगी, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे चुनाव के बाद, इसमें मुझे भी कोई भ्रम नहीं ये, लेकिन नीतीश कुमार पर कोई प्रतिकूल टिप्पणी करेगा तो ये उसके लिए शायद अच्छा नहीं होगा। ये दोनों चीजें बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। अगर आप बिहार को अच्छे से देखें और नीतीश जी का जो 20 साल का शासन है, नीतीश कुमार एक ऐसे नेता के तौर पर आए जो बिहार के लिए होप है, उम्मीद है, आशा है, और उन्होंने बहुत कुछ करके दिखाया है। उन्होंने महिलाओं के लिए जितना कुछ किया, कानून व्यवस्था में जितना कुछ किया, वो कमाल है। 2015 के बाद बहुत कुछ उन्होंने नहीं किया है, ये भी सच है, लेकिन क्या चुनाव आते आते वो मुद्दा रह पाया? मैं तो मानता हूं कि महागठबंधन इसमें चूक गया। एक समय में आपको याद होगा जब पटना के एक बड़े कारोबारी जो संघ से भी जुड़े थे, भाजपा से भी जुड़े थे, उनकी हत्या हो गई, तो उस वक्त क्या हुआ था? लग रहा था कि एकदम कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा हो जाएगा, और तेजस्वी यादव ने जिस समझदारी के साथ चुनाव उस वक्त ड्राइव किया था, वो चूक गए। ये राहुल गांधी का जो वोट चोरी वाला था, वोट अधिकार यात्रा, और वो इस तरह से हवा हो गया कि वो मामला ही पूरा शिफ्ट हो गया। तो मुझे इसमें कोई भ्रम नहीं दिखता है कि अगर नीतीश जी पर कोई हमला करेगा तो अपना नुकसान करेगा, और इससे बचना चाहिए। अब भले ही चाहे जो जानता हो कि वो रहेंगे या नहीं रहेंगे, पहला। दूसरा, एक जो अभी अरुण जी ने कहा ना, अरुण अपने साथी जो कह रहे थे, उसको मैं थोड़ा सा और आगे ले जाता हूं। चुनाव में इस बार विकल्प बहुत है। विकल्प कैसे है? इतनी पार्टियां हैं ना, अगर कोई मजबूत नेता है जिसके पास अपना 4000, 6000, 10,000 वोट है, उसके पास विकल्प बढ़ गया। अब ऐसा नहीं है कि वो भाजपा से निकलकर कहां जाएगा या आरजेडी से निकलकर कहां जाएगा, जेडीयू से। उसके पास और विकल्प है, एआईएमआईएम जैसा विकल्प है, उसके पास प्रशांत किशोर जैसा विकल्प है। तो यानी जो ये चुनाव होगा, सभी सीटों पर तो बीजेपी बनाम आरजेडी होने वाला है, वो तय है। कुछ सीटों पर ये जो मजबूत प्रत्याशी होंगे, जिनको अगर उनकी मनचाही पार्टी से टिकट नहीं मिला तो दूसरी पार्टी में जाकर वो खेल कर सकते हैं। और 20 के चुनाव में भी हमने जो देखा था कि एआईएमआईएम में वो लोग गए थे जो आरजेडी के नेता थे, टिकट नहीं मिला तो गए एआईएमआईएम में, जीत के आ गए। और एक बात और ध्यान में रखनी होगी, पिछला चुनाव 12,000 का चुनाव नहीं था, उतने में कोई एनडीए की सरकार नहीं बनी थी। चिराग पासवान ने पूरी ताकत लगाकर डेंट मारा था जेडीयू को, उसको जरा ध्यान में रखिए। और इस बार चिराग पासवान साथ में है, तो उसको अगर जोड़ देंगे तो चिराग जी का जो 5% वाला मतदाता समूह है, वो जब जुड़ेगा तो अंतर कितना भारी होने जा रहा है, जरा इसको भी ध्यान रखिए। ठीक है, मैं लौटूंगी। नीरज कुछ कहना चाह रहे हैं इस बीच? नीरज देखिए, बिल्कुल चिराग पासवान का जिक्र किया अभी जो हमारे मेहमान हैं। दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा भी अलग थे। उपेंद्र कुशवाहा जो शाहाबाद का इलाका है और मगध के कुछ विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ उपेंद्र कुशवाहा बीएसपी और दूसरी पार्टियों के साथ चुनाव मैदान में उतरे थे, तो उनकी पार्टी ने भी कई सीटों पर इतना वोट काटा था जिससे जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को नुकसान हुआ था, और जिसका सीधा फायदा जो है महागठबंधन के उम्मीदवारों को हुआ था। और जो जिस बात का मैं जिक्र थोड़ी देर पहले कर रहा था कि शाहाबाद और मगध के इलाके में महागठबंधन की बड़ी जीत की जो स्क्रिप्ट लिखी गई थी, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका चिराग पासवान के अलावा उपेंद्र कुशवाहा की भी थी, और इसीलिए महागठबंधन उस इलाके में बड़ी जीत दर्ज की थी। और हाल ही में आपने देखा होगा, खुद अमित शाह उस इलाके में पहुंचे थे, वहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की थी डेहरी ऑनसोन में। तो ये अपने आप में अंदाजा है एनडीए को कि अगर महागठबंधन को भारी अंतर से हराना है तो उस इलाके में जीत दर्ज करनी होगी। और महागठबंधन को भी इस बात का इल्म है कि अगर उस इलाके में पिछली जीत को तो मैं लौटूंगी। अरुण कुछ कहना चाह रहे हैं? अरुण जी। देखिए, चुनाव के पहले और चुनाव के बाद में इधर उधर होता है। पॉलिटिकल पार्टियों में वोट बैंक कभी कोई सेंध लगाता है किसी में, कोई किसी के साथ चला जाता है, कोई किसी का घटाता है, कोई किसी का बढ़ाता है। सही बात है, पिछली बार चिराग पासवान ने डेंट किया था। लेकिन एक बात और नहीं भूलनी चाहिए, मुकेश सहनी लगभग 8 से 9% के आसपास, जो निषाद मल्लाह जो भी कह लीजिए, सन ऑफ मल्लाह वो अपने आप को कहते हैं, जो वोटर थे, वो पिछली बार 13 सीटों के साथ वो लड़े। किसके साथ थे? वो एनडीए के साथ थे। इस बार वो आरजेडी के और कांग्रेस के साथ आ गए हैं। तो एक ये भी भूमिका देखनी पड़ेगी आपको कि मुकेश सहनी जो वीआईपी पार्टी के जो
अध्यक्ष हैं वो इधर हैं। हालांकि सीट बंटवारे को लेकर उनकी थोड़ी तनातनी है, 60 सीटें वो मांग रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 16 सीटें देने के लिए महागठबंधन तैयार है। तो अगर वो इधर रहते हैं, और एक और डर है, मैं आपको बताऊं अंदर खाने की बात, महागठबंधन में इस बात का डर है कि कहीं मुकेश सहनी चुनाव के बाद पलटी न मार दें, तो इस वजह से भी उनको बहुत ज़्यादा सीटें दे करके और ज़्यादा उनके उम्मीदवार जिता करके अपनी संभावनाएं खराब नहीं करना चाहते तेजस्वी यादव। उसके बावजूद लेकिन चूंकि वो इस पार्टी में है, चूंकि वो राहुल गांधी की यात्रा में थे, तो वो भी एक बड़ा फैक्टर है कि मुकेश सहनी इस बार एनडीए के साथ नहीं बल्कि महागठबंधन के साथ। बिल्कुल, मैं अरुण लौटूंगी, चंद्रमोहन का रुख करूंगी। चंद्रमोहन, क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं? नीतीश जी पहुंच गए क्या? देखिए मेट्रो का उद्घाटन होना है यहाँ से, पटना से, क्या तस्वीरें? चंद्रमोहन, क्या हलचल? बिल्कुल, आपको सीधी तस्वीर यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे भूतनाथ मेट्रो स्टेशन का, जहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल से चढ़े हैं मेट्रो पर सवार होकर और 0 माइल होते हुए यहाँ पर भूतनाथ स्टेशन पर पहुँचने वाले हैं। बस कुछ ही देर में ये मेट्रो की जो ट्रेन है वो पहुँचने वाली है और उसके बाद वो बाहर आएंगे और हो सकता है कि वो मीडिया से मुखातिब भी हो, कुछ अपनी बातें भी रखेंगे। आज चुनाव के तारीखों का ऐलान होने जा रहा है और ऐसे में बिहार सरकार और तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और साथ ही सरकार की तरफ से कई योजनाओं का आज शिलान्यास और उद्घाटन होना है। ऐसे में महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जो है वो पटना का मेट्रो भी है, जिसमें 3 स्टेशनों का आज उद्घाटन होने जा रहा है। जो ये ट्रेन चलेगी वो पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल से 0 माइल होते हुए और जहां पर अभी हम मौजूद हैं ये भूतनाथ स्टेशन पर पहुंचेगी। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इंतजार हो रहा है जब वो वहां से हरी झंडी दिखाकर और फिर यहां से उसी मेट्रो पर सवार होकर यहां पर भूतनाथ स्टेशन पर पहुंचेंगे और उसके बाद फिर वो मीडिया से मुखातिब भी हो सकते हैं, अपने बातों को भी रख सकते हैं। बिल्कुल, मैं लौटूंगी चंद्रमोहन, और ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन आज का जो मुख्य मुद्दा है वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, 4 बजे जब चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा। हमारे साथ संजय जी लगातार बने हुए हैं। संजय जी, कुल मिला के अगर बात की जाए, बिहार में इंडी गठबंधन का भी जिक्र किया गया था, हालांकि ये तो महागठबंधन है और महागठबंधन के तहत अभी तक में किसी प्रकार से कोई सहमति नहीं बन पाई है, सीटों को लेकर भी और खासतौर पर सीएम फेस को लेकर। और ये अगर हम कांग्रेस से जुड़े सभी दलों की बात की जाए, जब उन्होंने किसी दल के साथ जुड़कर चुनाव लड़ा है, बहुत फायदेमंद नहीं साबित हुआ है। चाहे अगर हम बात कर ले अलग अलग जगह पे जहां सीएम फेस का उन्होंने नहीं ऐलान किया चुनाव से पहले, हरियाणा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, अब ऐसे में महागठबंधन में भी जब नहीं हो पाता है कोई फैसला, तो ये कितना फायदेमंद या कितना नुकसानदेह महागठबंधन के लिए? देखिए, थोड़ी सी हास्यास्पद स्थिति है। मुझे समझ में नहीं आता कि कांग्रेस को क्या प्रॉब्लम है। आज अब कांग्रेस वहां पे पूरी तरह आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी है। जब से लालू प्रसाद यादव ने ये जनता दल उस समय जब से उनको पदच्युत किया था, कांग्रेस को हटाया था, उसके बाद कांग्रेस का बिहार में अपना कोई वजूद है नहीं। इस बार की वोट अधिकार यात्रा देख लीजिए, उसमें जो वो लोगों को दिखा रहे थे उसमें अगर एक आरजेडी का इंटैक्ट सपोर्ट बेस है यादव और मुस्लिम का, वो एक ऐसी कम्युनिटी है जो कम्युनिटी अग्रेसिव है। दूसरा है कि एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट अगर आप देखेंगे इस तरह की जो यात्राएं होती हैं, उसमें एक अन्ना आंदोलन के बाद जो आम आदमी पार्टी ने स्टार्ट किया और बाकी कांग्रेस ने उसको लैपअप कर लिया। वो बड़े बड़े झंडे लेकर के आप किसी रैली के इर्द गिर्द, किसी नेता के इर्द गिर्द दिखाएं ताकि आपको पीछे का कुछ नजर नहीं आता है कि कितना लंबा चौड़ा है। तो आपको एक टेलीविजन का मैसेजिंग या पिक्चर का मैसेजिंग और एक्चुअल ग्राउंड का मैसेजिंग। राहुल गांधी जब जो वहां पे बात कर रहे थे, आप वोट अधिकार यात्रा लेकर के चले हो और आप वो इलेक्शन में इशू ही नहीं है। अगर आप जन जागरण कर रहे थे तो किसी भी व्यक्ति को अपने पड़ोसी या रिश्तेदार का ये नहीं पता है कि किसी का वोट कटा है, तो एक मुद्दा वो फिर करता है। दूसरी चीज ये है कि तेजस्वी यादव अपने आप कई बार बोल चुके हैं कि तेजस्वी सरकार आएगी, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, ये तमाम चीजें हैं। तो कांग्रेस अगर ये कर रही है और कांग्रेस के साथ ही ये कर रहे हैं, कांग्रेस फिर जाकर के वहां एक कार्य समिति की बैठक करती है, ठीक है, आज राहुल जी कोलंबिया चले जाते हैं, तो कितना सीरियसली लिया जाए कांग्रेस को? बिल्कुल, ये प्रश्न चिन्ह खड़ा होना लाजमी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप संजय जी। मैं लौट रही हूँ कन्हैया जी। देखिए, ये सवाल तो आपसे भी बनता है कि नफा नुकसान कितना होने वाला है या फिर कितना ज्यादा फायदा हो सकता है अगर चेहरा नहीं सामने लाया जाता है महागठबंधन की तरफ से। तो दूसरा मेरा आपसे सवाल ये रहेगा कि देखिए, किसी भी पार्टी जब पहला चुनाव होता है तो एक टेस्टिंग ग्राउंड माना जाता है। वो चुनाव बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं रहती है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इसे बदला था, चुनाव में अपना रुतबा दिखाया था, लेकिन जन स्वराज क्या ये करके दिखा पाएगी या फिर डेंट कितना करने में कामयाब रहेगी? देखिए, ऐसा नहीं, मुझे नहीं लगता है कि जन स्वराज कर पाएगी।
कि पहली बार में ही चुनाव लड़ें और सरकार बना ले, जिसे केजरीवाल ने किया था, या असम में मोहन था और संदीप। लेकिन एक बात है कि मजबूती के साथ पूरे गांव में, शहर शहर में चर्चा तो शुरू हो गई है। एक फोर्स है, और जो जेनजी है, वो जेनजी जो काफी जो है उनके तरफ झुकाव है, उनका जो भ्रष्टाचार का जो इधर उजागर किया, उन्होंने मंत्रियों को एक्सपोज किया करप्शन के सवाल पर, असहज भी हो गई है एनडीए और खासतौर से सरकार। ये माने यहाँ पर वो है। एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ शुभांगी, अभी जो बात हो रही थी कि कोई बता रहे थे कि मुकेश सहनी हो सकता है, ये डाउट है कि वहां जीत करके और इधर भाग जाए। मैं कहता हूं नीतीश कुमार भी भाग सकते हैं, अगर इनको मुख्यमंत्री ये लोग नहीं बनाएंगे तो क्या माने ये भी हो सकता है कि नीतीश कुमार कहें कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, आप लोग बनाइए। अगर नहीं बनाएंगे, बीजेपी तो चाहती है, जैसे बताया हर्षवर्धन जी ने, कि ये लड़ाई जो है बीजेपी और राजद के बीच है। तो इन्होंने क्लियर कर दिया कि बीजेपी एनडीए वर्सेज महागठबंधन नहीं है, बीजेपी वर्सेज राजद है। तो बीजेपी से राजद का मतलब कि नीतीश कुमार कहीं है नहीं, तो नीतीश कुमार भी तो कह सकते हैं कि हम सीएम बनेंगे और ये लोग बना दे सीएम, चलिए नीतीश कुमार सीएम रहे, ये भी तो हो सकता है। ठीक है, लौट रही हूं। अब हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जी अमिताभ जी जुड़ गए हैं। अमिताभ जी, देखिए आपसे तो सीधा ही सवाल रहेगा। देखिए 4 बजने का वक्त है, इंतजार बाकी है, ऐलान हो जाएगा तारीखों का। लेकिन अब ये जो बिहार का अगर हम पॉलिटिकल पूरा फीडबैक देखें, ये प्लेग्राउंड देखें, तो किस तरीके से आपको एक ओवर रिव्यू नजर आ रहा है? देखिए, ओवर 20 साल सत्ता के हो गए नीतीश कुमार के। कभी आरजेडी के साथ रहे, ज़्यादा वक्त बीजेपी के साथ बिताया। बीजेपी के विरोध के बाद भी आला कमान ने फैसला किया इस बार नीतीश कुमार के साथ जाना है, बीजेपी के साथ चली गई। लेकिन 2 चीज़ें सबको देखनी पड़ेंगी इसमें। जो मुखर जो लोग होते हैं, जो सड़क पर आकर बोल रहे हैं कि हम ये एंटी इनकम्बेंसी वोट पड़ेगा, फला पड़ेगा, ये कहाँ से आ रहे हैं? क्योंकि ज़्यादातर बिहार में फॉरवर्ड कास्ट के लोग ज़्यादा आउटस्पोकन होते हैं, सड़क पर आते हैं, बोलते हैं। जो अति पिछड़ा होता है, जो नॉन यादव, नॉन मुस्लिम कैंडिडेट जो वोटर होता है, वो कभी खुलकर सामने नहीं आता है वहाँ पर। और उनको अगर उन वंचितों को न्याय मिला है, अगर वो खुलकर वोट करने लगे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और खासकर अब जब प्रधानमंत्री खुद पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से एक क्लिक ऑफ द बटन से उनके अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं, पहला तो मुझे लगता है जो अति पिछड़ा है वो बहुत ज़्यादा नहीं भटकने वाला, जो गैर यादव ओबीसी है। नीतीश कुमार के साथ कुशवाहा, कुर्मी जरूर होंगे, लेकिन नीतीश कुमार की एक पैन बिहार छवि है, उनकी ईमानदार छवि है, एडमिनिस्ट्रेटर छवि है। तो मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार की छवि पर कोई डेंट पड़ा है। दूसरी बात जो सबसे अहम है, महिला, जो जिसको साइलेंट वोटर नीतीश कुमार भी कहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी कहते हैं, इन साइलेंट वोटरों के लिए काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है। जहाँ तक जेनजी की बात है, जेनजी की बात, जिन लोगों ने लालू की सत्ता नहीं देखी है, लेकिन कम से कम उनको तो मालूम है कि आने वाले दिनों में वो, आजकल का बच्चा अगर सोशल मीडिया देख रहा है तो उनको पास्ट के बारे में उतनी जानकारी होती है। और जेनजी लाया किसने है भारत में? प्रधानमंत्री मोदी की ही देन है ना। सोशल मीडिया से लेकर हर चीज़ में वो युवा उससे जुड़ते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं। मुझे लगता है अगर बिहार के नेताओं की उतनी विश्वसनीयता भले ही जनता में ना हो, उनके विपक्ष के नेताओं में ना हो, लेकिन इतना ज़रूर है कि प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर और नीतीश कुमार के नाम पर एक बार फिर बीजेपी मैदान में उतर रही है। और बीजेपी और एनडीए, और प्रधानमंत्री ने खुद कह दिया है नीतीश कुमार ही सीएम होंगे हमारे। तो मुझे नहीं लगता है कि अब इफ्स एंड बट्स है कि नीतीश कुमार इधर से उधर जाएंगे। बीजेपी को उनको बीजेपी का उनको साथ बना रहेगा। और चुनाव में जो अभी तक बीजेपी को लग रहा है कि अगर कि उनको अब मतलब कम से कम बहुमत तो उनको मिल ही जाएगा। बिल्कुल। न्यूज़ 18 इंडिया पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ जी का कहना है कि देखिए, ये मोहर तो पहले ही लगा दी गई थी, हालांकि स्पष्ट था, लेकिन सवाल अभी भी नीरज ये बना हुआ है कि क्यों ये बीजेपी वर्सेस आरजेडी ही देखा जा रहा है चुनाव। जब स्पष्ट कह दिया गया, सामने ला दिया गया, पूरा भरोसा जता दिया गया, उसके बावजूद भी क्या ऐसा रह जा रहा है जो जेडीयू को साइडलाइन किया जा रहा है, या फिर चुनावी मैदान में मुख्य तौर पर कंटेंडर नहीं देखा जा रहा? देखिए, पिछली बार आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी जो है 2 बार ऐसा हुआ है जब छोटा होने के बावजूद बीजेपी ने
कुछ हद तक बड़ा दिल दिखाते हुए, पिछली बार सीटें कम थी, बहुत सीटें कम थी नीतीश कुमार की, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। उसके पहले लोकसभा चुनाव आपको याद होगा, जेडीयू की सीटें बिल्कुल नगण्य थी, लेकिन बावजूद इसके बराबरी की सीट जो है लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दी गई थी। ये जरूर आशंका जताई जा रही है विपक्ष के नेताओं की तरफ से, विपक्ष के दलों की तरफ से, कि क्या नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, या खुद जेडीयू की तरफ। जेडीयू के नेताओं से जब हमारी बातचीत होती है, उनका साफ कहना है कि नीतीश कुमार चेहरा ही होंगे और अगले मुख्यमंत्री भी होंगे। खुद चिराग पासवान इस बात को बिल्कुल नीरज, हालांकि आप देखना होगा कि वाकई में क्या स्थिति निकल